हेलो बच्चों, फिजिक्स विद आशीष में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज अपन लोग एक और टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक। ठीक है। सिंपल पेंडुलम की हम लोग बात करें, क्या होता है सिंपल पेंडुलम। मैंने कहा एक अपने पास एक डोरी है जो कि द्रव्यमान रहित है, जिसमें कोई द्रव्यमान नहीं है, और उस डोरी को, जिसकी लंबाई एल अपन ने बताई, उससे एक एम द्रव्यमान का पिंड अपन ने बांधा है। ध्यान से सुनना, ये डोरी जिसमें द्रव्यमान नहीं है और ना ही इसको अपन खींच सकते, मतलब ऐसा नहीं कि खींचने से रबड़ की तरह बढ़ जाएगी। ऐसी डोरी, वास्तव में ऐसी डोरी कोई होती ही नहीं है, लेकिन अपन एक कल्पना करते हैं कि अपने पास एक डोरी है जो कि क्या है, इनएक्सटेंसिबल है, अवितान्य डोरी है जो कि द्रव्यमान रहित है। उसे एम द्रव्यमान का जब अपन पिंड लटकाते हैं तो ये व्यवस्था सरल लोलक कहलाती है। कोई दिक्कत? सिंपल पेंडुलम। जब भी अपन को इस प्रकार के टॉपिक आते हैं, सिंपल पेंडुलम हुआ या भारत स्प्रिंग हुई, तो उन टॉपिक्स में अपन को क्या निकालना होता है? अपन को निकालना होता है उसमें टाइम पीरियड, आवर्तकाल, कि भाई वो एक दोलन करने में कितना समय लेगी, अपन अपन को उसका मान निकालना होता है। तो अभी देखो, अपन इसके लिए आवर्तकाल निकालना चाहते हैं। तो आवर्तकाल निकालने के लिए देखो, कल अपन ने एक इक्वेशन देखी थी, क्या थी? d2x बाई या d2y बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। समझ रहे हो भाई? अपन को निकालना है टाइम पीरियड। t बराबर होता है 2 पाई बाय ओमेगा। अगर मेरे पास ओमेगा का मान आ गया तो मेरे पास टाइम पीरियड आ जाएगा। बस अपन को काम इतना ही करना है, अपन को किसी भी तरीके से ओमेगा का मान निकालना है। और ओमेगा का मान कैसे निकालूंगा? मैं इस इक्वेशन से निकाल दूंगा। ये इक्वेशन मैंने बताई थी, अगर किसी पिंड के लिए, किसी व्यवस्था के लिए अगर ये इक्वेशन आ सकती है, तो वो जो पिंड है वो एसएचएम कर रहा होगा। ठीक है। तो अपन इसके लिए भी क्या करेंगे, यहाँ से इस प्रकार की एक इक्वेशन बनाएंगे, फिर उससे ओमेगा का मान निकाल लेंगे। ओमेगा का मान आ जाएगा अपने पास, टाइम पीरियड का मान आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या? फिलहाल हमारा टारगेट जो है ना, वो क्या है? ओमेगा का मान निकालना है। ओमेगा क्या है? कोणीय आवर्ती। कैसे निकालेंगे? उसके लिए मैंने कहा कि हमारे पास एक एम द्रव्यमान का पिंड इस पर बंधा हुआ था, इसको हमने अल्प कोणीय विस्थापन थीटा दे दिया। एक छोटा सा कोणीय विस्थापन अपन ने थीटा दिया, जिसके कारण ये पिंड कहां आ जाएगा? इस जगह। अब मैंने कहा एम तो लगेगा इसी दिशा में। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अगर ये कोण थीटा है तो मैंने कहा ये कोण भी थीटा ही होगा। बोलो हाँ या ना? अरे समझ रहे हो क्या? क्या कहा? ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब मैंने कहा इसका चिपका हुआ घटक क्या हो जाएगा? मैंने कहा एम जी कॉस थीटा। अरे क्या हो जाएगा भाई? चिपका हुआ घटक एम जी कॉस थीटा, लंबवत घटक एम जी साइन थीटा। अब मुझे बताओ कि ये जो पिंड जो दोलन करेगा, ये जो पिंड है वो दोलन करेगा, वो एम जी कॉस थीटा की वजह से करेगा या एम जी साइन थीटा की वजह से करेगा? समझ में आ रहा है मेरी बात? किसकी वजह से करेगा? मैंने कहा एम जी साइन थीटा की वजह से करेगा। एम जी कॉस थीटा को बैलेंस कौन कर रहा है? मैंने कहा इसके ऊपर लगने वाला तनाव बल, टेंशन। अरे टेंशन हो रही है कि नहीं हो रही है? अरे 11वीं के एग्जाम आ रहे हैं भैया, पास होने के लिए हमको कुछ टॉपिक जो हम कर रहे हैं उन पर ध्यान दो। जितने टॉपिक बताए हैं वो आपके लिए अच्छे खासे नंबर बना सकते हैं भैया। बड़े क्वेश्चन तो इसी में से हैं, और इसमें से एक एक नंबर के क्वेश्चन भी छोटे छोटे कई सारे बन जाएंगे। तो आप लोग ध्यान दो, जितने मैंने वीडियो करवाए हैं वो पूरे देखो और उनसे समझो सारी चीजें, है ना। उनको एक बार अपने हाथ से अपनी कॉपी में लिख लिख के एक दो बार आप जब करोगे काम तो आपको याद हो जाएंगे। समझ रहे हो? आपसे जो भी खतरा है वो निकल जाएगा। इनफैक्ट अपन फेल पास होने की खतरे की बात नहीं कर रहे हैं, आगे भी ये टॉपिक अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ना केवल 11th के लिए, 12th के लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इन टॉपिक्स को आप लोग ध्यान दो। ठीक है। क्या कहा मैंने कहा एम जी साइन थीटा तो इसको क्या करवाएगा? इस प्रकार की गति करवाएगा, दोलन गति करवाए। अरे हाँ या ना? ठीक है। एक तो ये हो गया एक तरीके से बल, यहाँ पे क्या कार्य करेगा? एम जी साइन थीटा करेगा। तो मैंने कहा टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, बलागुण का जो फॉर्मूला होता है, अच्छा यहाँ पे बलागुण क्यों लगा भाई? यहाँ बलागुण क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पर सरल रेखीय गति नहीं है। आपने अगर गति सरल रेखीय है तो बल लगता है, और अगर गति जो है वो सरल रेखीय ना होकर कैसी है, अगर वो रोटेशनल मोशन से रिलेटेड है। अब ये देखो, ये इस प्रकार से दोलन करेगा। किस प्रकार से? इस प्रकार से। इस प्रकार से अगर ये दोलन कर रहा है तो ये घूर्णन गति हुई एक प्रकार से। अगर पूरा चक्कर कटाओ तो ये कारण कैसी गति है? उस घूर्णन गति का, एक रोटेशनल मोशन का क्या है? छोटा सा पार्ट हुआ। मेरी बात समझ में आई नहीं? तो इस कंडीशन में बल की जगह कार्य करेगा बलागुण। अरे बल की जगह कौन होगा? घूर्णन गति में जिस प्रकार से, रेखीय गति में जिस प्रकार से बल होता है, उसी प्रकार घूर्णन गति में क्या होता है? बलागुण होता है। तो मैंने कहा यहाँ पर बलागुण लगेगा। तो उस बलागुण का मान क्या होता है? बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी। फॉर्मूला होता है बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो मैंने कहा बल तो अपने पास ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा बल बलों के बीच की, यानी कि दो बल लग रहे होंगे उस पर, यहाँ पे दूसरा बल का है। मैंने कहा इसको बैलेंस एम साइन थीटा, इसको बैलेंस करेगा एक तरीके से ये जो दृढ़ आधार से अपन ने इसको जो बांध रखा है, उस दृढ़ आधार पर ये एक तरीके से घूर्णन अक्ष हो गई, और उस घूर्णन अक्ष पे भी इस दिशा में एक बल लगेगा, वो भी एम जी साइन थीटा होगा। इन दोनों के बीच की दूरी मैंने कहा एल होगी।
समझ लो। तो यहाँ पर अपन फॉर्मूला क्या बन गया, बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी की जगह क्या बन गया, घूर्णन अक्ष से पिंड की दूरी। घूर्णन अक्ष कौन सी होगी, मैंने कहा ये। अरे घूर्णन अक्ष इसी प्रकार से घूर्णन करें, घूर्णन अक्ष से इसकी लंबवत दूरी कैसे होगी, मैंने कहा ये एल होगी। बोलो हाँ या ना। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है। अब मैंने कहा तो बराबर, मैंने कहा क्या लिखूं भाई, मैंने लिख दिया एम जी क्या साइन थीटा। समझ रहे हो क्या। और इनटू इसकी लंबवत दूरी मैंने कहा एल। और ये है प्रत्यानयन बलागुण। प्रत्यानयन बलागुण का मतलब क्या होता है भैया, आपने बल तो लगाया इस तरफ, उसके विपरीत दिशा में एक बल लगता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल। उसके कारण यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस। अरे हाँ या ना, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको मैं लिख सकता हूं, या ऐसे लिख दो, यदि थीटा अत्यल्प हो, क्या हो, बहुत छोटा हो, तो साइन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा। भैया वैसे देखा जाए ये डॉलर वाला चक्कर है, ये वाली बात आपको अब तक समझ में आ गई होगी। नहीं आई हो तो उसको याद करने का सिंपल सा तरीका है, मैंने कहा साइन जीरो का मान बराबर होता है जीरो के। अगर ये जीरो के आसपास हुआ तो ये मान भी जीरो के आसपास ही होगा। बोलो हाँ या ना। तो अगर ये थीटा है, थीटा अत्यल्प है, तो इसका मान थीटा ही आएगा। बोलो हाँ। समझ में आ गई क्या। ठीक है। थीटा अत्यल्प हो तो साइन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा। ठीक है। तो यहाँ पे टो बराबर लिख दूंगा एम माइनस का ही एम जी एल, और साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। समीकरण नंबर मैंने इसको एक डाल दिया। बोलो हाँ। ठीक है, कर लोगे। अच्छा, हम जानते हैं, अब आप जानते हो नहीं जानते उसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन हम तो जानते हैं। हम जानते हैं भैया टो बराबर होता है आई अल्फा। टो बराबर क्या होता है, आई अल्फा। कैसे होता है, देखो गुंडल गति वाला इस बार तो इस साल तो वैसे सिलेबस नहीं है, लेकिन जिसने पढ़ा है उसको समझ में भी आ जाता है। देखो कैसे, मैं बताता हूँ आपको याद करने का तरीका। भैया हम जानते हैं कि एफ बराबर एम ए होता है। एफ बराबर क्या होता है, एम ए। तो जिस प्रकार रे की गति में द्रव्यमान होता है उसी प्रकार से घूर्णन गति में होता है जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या होता है, जिस प्रकार रे की गति में द्रव्यमान होता है उसी प्रकार घूर्णन गति में क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बोलो याद रखोगे क्या, करना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है अपने पास। ये अगर त्वरण है तो घूर्णन गति में, रेखीय गति में जिस प्रकार त्वरण होता है उस प्रकार घूर्णन गति में कोणीय त्वरण। ये अल्फा क्या है, मेरे का कोणीय त्वरण। ठीक है। अच्छा, बल की जगह क्या होगा, जिस प्रकार रेखीय गति में बल होता है उसी प्रकार घूर्णन गति में होता है बलागुण। तो यानी कि एक तरीके से इसी का ही एक दूसरा फॉर्म है। ये तो है रेखीय गति में, ये है घूर्णन गति में। बोलो याद रह जाएगा क्या। तो बराबर क्या होता है, आई अल्फा। अरे टो बराबर क्या होता है, आई अल्फा। ठीक है ना, ये भी मिटाएंगे, भी जाओ। अच्छा, अब मैंने कहा, क्या कहा, मैंने कहा समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से, ठीक है, समीकरण एक व दो से तुलना करते हैं तो आई अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का एम जी एल थीटा। ठीक है। आई को उठा के मैं नीचे ले जा रहा हूं। आई को कहां ले जा रहा हूं, चलो मिटा देते हैं एक बार। आई को कहां ले जा रहा हूं, नीचे। अल्फा इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा माइनस का एम जी एल अपॉन आई इंटू थीटा। कोई दिक्कत, अल्फा मैं इसको लिख सकता हूं डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। अरे सही बात है क्या। अगर मैं बात करूं रेखीय गति में, रेखीय गति में मैं कहता हूं कि डी वाई बाई डी टी होता है वेग। ये क्या होता है, वेग। और एक्सीलरेशन यानी त्वरण की बात करूं तो होता है डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर, या फिर ऐसे बोल देते हैं डीवी बाय डी टी। एक ही तो बात है। या तो विस्थापन का दो बार अवकलन कर दो तो त्वरण आ जाता है, या वेग का एक बार अवकलन कर दो तो त्वरण। अब अगर इसको मैं घूर्णन गति में देखूं तो एक ही जगह लिखूंगा अल्फा इज इक्वल टू डी टू। जिस प्रकार रेखीय गति में विस्थापन होता है उसी प्रकार घूर्णन गति में क्या होता है, और क्या होता है, कोणीय विस्थापन डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। बोलो हाँ, कर लोगे क्या, डी टी स्क्वायर। ये अल्फा को मैंने ये लिख दिया इज इक्वल टू माइनस का एम जी एल आई इंटू थीटा। अभी भी मैं कह रहा था कि आप एस एच एम के लिए कंपेरिजन कर लो, डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। इससे तुलना करने का था, अगर यही घूर्णन गति में होता तो मैंने कहा डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा होता। उपरोक्त समीकरण की, एसएचएम की समीकरण डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर बराबर माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा से तुलना करने पर, क्या करने पर, समीकरण से तुलना करने, इधर वाला मिटा रहा हूं, तुलना करने पर। ठीक है,
बहुत बढ़िया। अब क्या करें भाई, तुलना कर दो और क्या करोगे। तो इन दोनों की तुलना करें तो मैंने कहा ओमेगा स्क्वायर बराबर, या ओमेगा बराबर आ जाएगा अंडर रूट एम जी एल अपॉन आई, यही होगा। आई क्या है, जड़त्वागुण। आई क्या है, जड़त्वागुण। जड़त्वागुण का फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर। जड़त्वागुण भाई, इस कंडीशन में ये क्या होगा, अगर पूरा रोटेट करवाऊं तो एक अक्ष से चारों ओर वृत्तीय गति हो रही है। तो एम द्रव्यमान का पिंड अगर एल दूरी, घूर्णन अक्ष से एल दूरी पर अगर वृत्तीय गति कर रहा है तो उसके लिए जड़त्वागुण का फॉर्मूला होता है क्या, एम जी एल। आई बराबर क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर। चूंकि क्या, चूंकि क्या, आई इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर। ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, आप देख लो, एम से तो एम कट गया, एल से एल कट गया, जी बाई एल आ गया। कोई दिक्कत, मैं यहां पे आंसर लिख देता हूं। ठीक है। इस प्रकार, या ऐसे लिख दो, हम जानते हैं टी बराबर होता है अब 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा का मान समीकरण 2 3 3 से रखने पर, ओमेगा का मान समीकरण 3 से रखने पर, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। टी बराबर आ जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा कितना है, नीचे आएगा अंडर रूट जी बाई एल, ऊपर चला जाएगा एल बाई जी, हाँ कि ना। ये अपने पास फॉर्मूला है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ये अपन ने सिंपल पेंडुलम का क्या निकाल लिया, आवर्तकाल निकाल लिया। बोलो कोई दिक्कत है इसमें, अरे इसमें कोई समस्या है क्या। नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो आपके सामने। ठीक है, नोट कर लो आप चाहे। ठीक है, अगला टॉपिक अपन देखते हैं। सिंपल पेंडुलम के बाद में आता है अपने पास में क्या, एक स्प्रिंग के लिए अपन और वो निकालते हैं, क्या बोलते हैं, आवर्तकाल। किस प्रकार से, देखो ऊर्ध्वाधर भारित स्प्रिंग, स्प्रिंग का आवर्तकाल या दोलनी की बात है, आवर्तकाल। ऊर्ध्वाधर भारित यानी कि एक ऊर्ध्वाधर स्प्रिंग है, जैसे मान लो मेरे पास एक स्प्रिंग है, ये दृढ़ आधार है भैया, ये क्या है, दृढ़ दृढ़ आधार। और इससे एक स्प्रिंग अपन ने यहाँ लटका, ठीक है, ठीक, एक स्प्रिंग है। और इस, अब मैंने क्या किया, इस स्प्रिंग से एक भार लटका दिया। तो देखो, भार लटकाने के बाद में ये यहां आ जाती है, एम द्रव्यमान का भार लटका दिया। इस पर आपको सबको पता है कि एम जी लगेगा, जिसकी वजह से इसमें विस्थापन आ जाता है, मैं कह देता हूं कितने का आ जाता है, एल का आ जाता है, इसमें एल का अल्प विस्थापन आ जाता है। अब मैंने कहा क्या किया, इसी स्प्रिंग को मैंने खींचा और खींचकर मैंने यहां तक ले आया, वही एम द्रव्यमान है। ठीक है, वही एम द्रव्यमान, मैंने कहा एम जी लगेगा नीचे की तरफ, अरे एम जी कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। और इसमें जो है, ये कह दिया कि इसमें वायु विस्थापन दिया। ठीक है, पहले वाली गति में और इस गति में फर्क है। क्या फर्क है आप देखेंगे भाई, पहले जो हो रहा था वो था क्या, एक तरीके का घूर्णन गति का एक छोटा सा पार्ट था, उस वृत्तीय गति का एक छोटा सा पार्ट था। यहाँ पे वृत्तीय गति नहीं होगी, यहाँ पर रेखीय गति होगी। अगर ये स्प्रिंग दोलन करेगी तो इस प्रकार से करेगी, देखो ये स्प्रिंग थी, अपन ने जब इस पे एम लटकाया भार, तो ये एल विस्थापित होकर यहाँ आ गई। ठीक है ना, संतुलन अवस्था में, कोई इसको हिला नहीं रहा है, एकदम यहाँ पे रुकी हुई, समझ रहे हो। और दूसरी बात, फिर जब मैं इसको यहां से खींच कर छोड़ता हूं तो ये फिर इस माध्य अवस्था के दोनों तरफ क्या करने लग जाती है, दोलन गति करने लग जाती है। बोलो कोई दिक्कत। ये अब कौन सी गति है, मैंने कहा रेखीय गति है, इसमें घूर्णन गति वाली बात नहीं आएगी। ठीक है, तो अब अपने पास एक एम द्रव्यमान का पिंड जो है वो एक द्रव्यमान रहित, अब ये इनएक्सेंसिबल नहीं है भैया, एक्सेंसिबल है।
एक द्रव्यमान रहित स्प्रिंग से लटका है, ठीक है, लटका है जिससे स्प्रिंग में एल विस्थापन आता है। अतः प्रत्यानयन बल या प्रत्यास्थ बल बोल दो, है ना। प्रत्यानयन बल यहां पर क्या हो जाएगा, मैंने कहा माइनस इज इक्वल टू माइनस के वाई हो जाएगा, सॉरी के एल है ना, तो के एल हो जाएगा। अतः प्रत्यानयन बल माइनस के एल को पिंड का भार mg संतुलन या संतुलनावस्था में लाता है। मैंने क्या कहा, एक द्रव्यमान रहित स्प्रिंग थी जिससे m द्रव्यमान का अपन ने एक भार लटकाया, जिसकी वजह से L जो है इसमें विस्थापन आया, तो उसकी वजह से इस m द्रव्यमान की वजह से L जो विस्थापन है उसके ऊपर की तरफ एक प्रत्यानयन बल कार्य करेगा जिसका मान होगा माइनस का के। और इस माइनस के को अगर ये संतुलनावस्था में है तो कौन बैलेंस करेगा, मैंने कहा mg। तो देखो संतुलनावस्था में क्या होगा, संतुलनावस्था में संतुलनावस्था में क्या होगा, मैंने कहा माइनस का तो केएल है, कुल बल बराबर जीरो हो जाएगा, माइनस का केएल प्लस mg बराबर हो जाएगा जीरो, कुल बल क्या हो जाएगा जीरो। तो यहां पर अब mg बराबर मैं लिख सकता हूं बराबर केएल, समीकरण नंबर 1। इतनी बात समझ में आ गई आपको, mg बराबर क्या आ गया L। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको अब नीचे की तरफ y विस्थापन दे रहा हूं, तो y विस्थापन देने से प्रत्यानयन बल का मान और बढ़ जाएगा। जब m द्रव्यमान को खींचकर स्प्रिंग विस्थापन y आता है तो इस अवस्था में नेट बल F, कुल बल का मान कितना हो जाएगा, नेट बल की बात करूं, मैंने कहा एक तो प्रत्यानयन बल के कारण प्रत्यानयन बल प्लस पिंड का भार, ये तो होंगे कुल बल, एक तो mg लगेगा, एक जो प्रत्यानयन बल है वो है। अब मैंने कहा प्रत्यानयन बल का मान कितना होगा, मैंने कहा माइनस का के वाई होता है वैसे तो, लेकिन अपने पास कुल विस्थापन हो गया एल प्लस वाई, माइनस का के वाई लिखते हैं या के एक्स लिखते हैं, यहाँ पे वाई है इसलिए मैंने क्या लिख दिया, एक्स या वाई की जगह लिख दिया एल प्लस वाई लिख दिया। भाई एल तो ये है और वाई, यानी कुल माध्य सीधे विस्थापन एल प्लस वाई तो हो गया। और कुल भार कितना हो गया, मैंने कहा भार तो mg ही है, अरे हाँ कि ना, यानी कि नेट बल mg बराबर F बराबर माइनस का KL माइनस का KY प्लस का mg, समीकरण 1 से mg बराबर KL रखने पर तो F बराबर हो जाएगा माइनस का KL माइनस का KY रखने पर, माइनस का KY और इस mg क्या लिख दूं, प्लस का KL लिख दिया, KL से KL कैंसिल हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा माइनस का KY। इतनी बात समझ में आ गई है। इसे अपन लिख सकते हैं, मैंने कहा मास इंटू एक्सीलरेशन m इंटू ए इजिकल टू जाएगा माइनस का k इंटू वाई। अब सिंपल सा बचा हुआ है, अपन को दिखने में लग गया होगा अब तो आंसर आपको। त्वरण a बराबर माइनस का k बाई एम इंटू वाई, दिखा कि नहीं दिखा, अरे दिखा कि नहीं दिखा, चलो और सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने लिखा d2y बाई dt स्क्वायर इजिकल टू माइनस का k बाई एम इंटू वाई। अब दिखा, नहीं दिखा तो अब देखो, उपरोक्त समीकरण को d2y बाई
dt स्क्वायर बराबर माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई से तुलना करने पर और जब तुलना करते हैं इस समीकरण से तो देखो ओमेगा स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा, देखना तो ओमेगा स्क्वायर बराबर आ जाएगा टी बाई एम, यानी ओमेगा बराबर अंडर रूट के बाई एम। हम जानते हैं क्या निकालना है हमको, आवर्तकाल। हम जानते हैं ओमेगा है ना, तो आवर्तकाल निकल जाएगा, टी बराबर होता है 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा का मान समीकरण 1 लिखी नहीं, समीकरण नंबर में, चलो कोई बात नहीं, इसको 2 लिख दो, इसको 3 लिख दो, इसको 4 लिख दो। समीकरण ओमेगा का मान समीकरण 4 से रखने पर और रख दें, मैंने कहा टी बराबर हो जाएगा 2 पाई, ओमेगा का मान कितना है उल्टा कर दो, एम बाई के। एम क्या है, द्रव्यमान, और के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। ये क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। बस आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। ये अपन ने आज 2 टॉपिक देखे, एक तो क्या देखा, सरल क्या लिखा, एक तो सरल लोलक देखा, सिंपल पेंडुलम देखा, और एक ऊर्ध्वाधर भारित स्प्रिंग का आवर्तकाल हम लोगों ने निकाल लिया, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। तो आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।